हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम लीज फाइनेंसिंग को देखेंगे। ओके, इसको सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए लीजिंग की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको हम डिटेल में देखेंगे विथ डायग्राम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लीजिंग? लीजिंग क्या है, क्या समझते हैं हम लीजिंग से? तो लीजिंग क्या है? लीजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट होता है लेजर। ओके, जो क्या होता है? एसेट का ओनर होता है या इक्विपमेंट का ओनर या फिर मालिक होता है। ओके, एसेट का ओनर होता है, ओनर ऑफ द एसेट। ओके ओके, ओनर होता है। ओके, ओनर ऑफ द एसेट। और सेकंड कौन होता है? सेकंड होता है लेसी। ओके, लेसी जो कि लीज पर एसेट लेता है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्टी है। ओके, तो फर्स्ट कौन है? लेजर और सेकंड है लेजी। तो आप एसेट्स को कितने तरीके से ले सकते हैं? तो आपके पास अगर एनफ फंड है तो आप एसेट्स को बाय या खरीद सकते हैं। ओके, अगर आपके पास एनफ फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? एसेट अगर एनफ फंड है तो आप तो बाय कर लोगे। ओके, बट अगर आपके पास एसेट बाय करने के लिए एनफ फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? आप उसे लीज पर लोगे और एक पीरियोडिकल पेमेंट करोगे। किसको करोगे पीरियोडिकल पेमेंट? लेजर को। लेजर को क्यों करोगे? क्योंकि वो एसेट का ओनर है। और आप क्या हो? आप हो लेजी। लेजी मतलब जो एसेट्स को लीज पर लेता है। ओके, तो लीज पर एसेट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, जब अमाउंट पे किया जाता है इसके लिए, ओके, पीरियोडिकल अमाउंट की जो पेमेंट की जाती है, इससे उस एसेट को यूज़ करने का राइट मिलता है। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना होता है? एक पीरियोडिकल अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है। किसको करनी पड़ती है? लेजर को। ओके, चलिए अब हम इसको विथ एग्जाम्पल देखेंगे, विथ डायग्राम, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है लेजर और लेजी के बीच में। ओके, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और मान लीजिए ये असेट है, ये गाड़ी असेट है जिसको कि लेजर ने लेजी को लीज पर दिया है और इसके बदले में लेजी क्या करेगा? लीज रेंट पे करेगा। ओके, तो जो पीरियोडिकल अमाउंट पे करते हैं लेजर को, ये रेंट क्या है? लीज रेंट क्या है? पीरियोडिकल अमाउंट है। ओके, पीरियोडिकल अमाउंट। लेसी जो कि लेजर को पे करता है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? लीज रेंटल कहते हैं। लीज पीरियड क्या होता है? लीज पीरियड एक टाइम लिमिट होती है, यानी जितने साल लेजर ने लेजी को परमिशन दिया है एसेट्स को यूज़ करने का। ओके, जैसे कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। ओके, इस तरह से कितने साल उन्हें परमिशन दी गई है, ये होती है लीज पीरियड। और उसके बाद क्या करनी पड़ती है? एसेट्स को वापस करनी पड़ती है। ओके, एसेट्स के ओनर को। तो लेजर और लेजी दोनों इसके लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। ओके, लीज एग्रीमेंट करते हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें लेजर अलाउ करता है लेजी को, क्या अलाउ करता है? एसेट्स को यूज़ करने का फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने का राइट लेजी को प्रोवाइड करता है। कौन करता है? लेजर करता है, क्योंकि वो ऑनर होता है। ओके, और इसके लिए पीरियोडिकल अमाउंट की पेमेंट करती है। इसके बदले में लेजर लेजी को एसेट्स या फिर इक्विपमेंट यूज़ करने का राइट प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये तो हो गए लेजर लेजी की, आपको समझ में आ गई होगी कि लीज क्या है, लीज क्या है, लीज फाइनेंसिंग। ओके, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेजर और लेजी। ओके, तो आपको इतनी देर में समझ में ही आ गई होगी, इजी लैंग्वेज में मैंने बताया कि लीजर कौन है, जो कि एसेट्स का या फिर इक्विपमेंट का मालिक है,
और वो दूसरे पार्टी को क्या करता है, राइट प्रोवाइड करता है। किसके बदले में, एक पीरियोडिकल अमाउंट के बदले में, रेंट के बदले में, तभी वो उसे राइट प्रोवाइड करता है उस एसेट को यूज़ करने का। और सेकंड कौन है, सेकंड है लेजी। लेजी कौन है, जो कि एसेट का यूज़र होता है और उसे एसेट को यूज़ करने का राइट लेने के लिए पीरियोडिकल अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है। पर लेजर चाहे तो क्या कर सकता है, लीज को रिन्यू भी कर सकता है। ओके, रिन्यूअल भी की जा सकती है, दोनों में एग्रीमेंट होगी वैसी। ओके, तो लीज रेंट क्या है, मैंने जैसे बताया कि पीरियोडिकल अमाउंट की पेमेंट की जाती है, जो कि लीजी क्या करता है, लेजर को करता है। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लेजर की जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसकी इंटरेस्ट, और बहुत तरह के चार्जेस जैसे कि इंश्योरेंस हो गए, रिपेयर और मेंटेनेंस हो गई, जो कि लेजर के थ्रू क्या की जाती है, बेयर की जाती है। और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन और सर्विसिंग चार्ज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये हो गई लीज रेंटल। छोटे छोटे पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बेसिक ही हमें जानना होता है, उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग की क्या एडवांटेज है, किनके व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सेविंग ऑफ कैपिटल, जो लीजिंग की जाती है इसमें क्या होता है, कोई मार्जिन मनी या फिर कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती। कोई सामान परचेज करने के लिए डाउन पेमेंट नहीं करती, या फिर इक्विपमेंट परचेज करने के लिए डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इससे क्या होता है कि कैपिटल सेव हो जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेव हो जाता है, और इसको दूसरे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये क्या है, इसके लिए लीज एग्रीमेंट बनाई जाती है, जो कि लीज पीरियड और लीज रेंट के हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेजी के, वो उसे फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंटली अपने सेटल डाउन कर सकते हैं। एग्रीमेंट उसी हिसाब से बनाया जा सकता है। प्लानिंग कैश फ्लो, ओके, लीजी क्या कर सकता है, कैश फ्लो को प्रॉपरली प्लान कर सकता है, क्योंकि जो कैश आती है बिजनेस से उससे वो रेंट का अमाउंट पे कर सकता है। ओके, और उसी एसेट को यूज़ कर वो बिजनेस में फिर क्या कर सकता है, उस रेंट को पे कर सकता है। लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट, लीजिंग क्या हेल्प करता है लीजी को, लिक्विडिटी पोजीशन को इम्प्रूव करने में। ओके, बाय अडॉप्टिंग सेल और लीज बैक टेक्निक्स एडॉप्ट करने से क्या होती है, लिक्विडिटी इम्प्रूव होती है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्सोलेस्केंस रिस्क, क्योंकि लीजी के पास ओनरशिप राइट नहीं होता, वो उसका मालिक नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, लीजी चाह के अपना रिस्क जो है वो शिफ्ट कर सकता है लेजर को। ओके, क्योंकि वो सिर्फ यूज़ कर सकता है एसेट को, वो उसे बाय नहीं करता। ओके, और इसके लिए वो एक रेंट भी पे करता है। मेंटेनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, अगर स्पेशल काइंड ऑफ लीज अरेंजमेंट होती है तो क्या कर सकती है, लीजी जो रहते हैं वो स्पेशलाइज सर्विस भी उन्हें मिल सकती है लेजर के थ्रू। ओके, जिससे कि मेंटेनेंस की जा सकती है एसेट्स की, जो एसेट लीज पर ली गई है। ओके, बट क्या होता है कि लेजर को हाई रेंट पे करनी पड़ती है लीजी को इस सर्विस के लिए, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। ओके, बट इसमें ये एडवांटेज है कि उन्हें भी स्पेशलाइज सर्विस लीजी को मिल सकती है। और क्या है, ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, लीजिंग जो होती है वो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की जाती है लीजी के थ्रू। क्यों, क्योंकि लीज की जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो एसेट्स में भी रिकॉर्ड नहीं की जाती या फिर लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ओके, तो इसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गई लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है लीज फाइनेंसिंग के। ओके, मोर प्रॉफिट, जो लेजर होता है वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है किसके थ्रू, एसेट को लीज में डालकर। ओके, टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें क्या होता है, जो कि मालिक होते हैं एसेट्स के, यानी कि लेजर जो मालिक हैं वो क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट, जैसे कि डेप्रिसिएशन में टैक्स बेनिफिट वो क्लेम कर सकते हैं।
क्विक रिटर्न, लीज करने से एसेट्स को क्या होता है कि लेजर जो रहते हैं उन्हें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट रहती है उनकी क्विक रिटर्न मिल सकती है और उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को वो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एडवांटेजेस। चलिए अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। क्या है डिसएडवांटेजेस लीज फाइनेंसिंग की? चलिए देखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। हाई कॉस्ट, जो लीज की रेंट रहती है वो लेज़र की मार्जिन को इंक्लूड करके लिया जाता है, यानी कि वो सारे ऑब्सोलेस्केंस रिस्क को कवर अप करके लेज़र लीजी को रेंट की अमाउंट बताते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे हाई कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है लेज़ी को। ओके, रिस्क होता है क्योंकि अगर वो एसेट्स को यूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है, अगर कंपनी फाइंड अप हो गई लीजिंग कंपनी तो क्या हो सकता है, रिस्क को यूज़ करने पर मतलब एसेट्स को यूज़ करने पर उन्हें रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। किसको? लेजी को। नो चेंज इन असेट्स, एक बार लेजी ने अगर ले लिया लीज एसेट्स पर या फिर इक्विपमेंट पर तो वो चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पेनल्टी ऑन एक्सपायरेशन ऑफ लीज, अगर लीज को तोड़ा जाए, लीज को अगर हटा दिया जाए, अगर लीजी चाहे तो क्या होगा, लीजी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, वो उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, लीज को अपने लीजी का जो टाइम पीरियड दिया गया है लीज का वो उसे तोड़ नहीं सकता। ओके, तो इससे क्या होगा, एक्सपायरी पीरियड से अगर पहले टर्मिनेट कर दिया गया लीज की जो एग्रीमेंट है तो क्या होगा, उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। किनको पे करनी पड़ेगी? लीजी को। ओके, तो ये तो हो गई लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस। चलिए अब हम देखेंगे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए देखते हैं। हाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलेस्केंस, जो लेजर होता है उन्हें रिस्क ऑफ ऑब्सोलेस्केंस बेयर करना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा चेंज होती है और जो न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो लेजी क्या हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो इक्विपमेंट है उन्हें परचेस नहीं करेंगे, यहाँ पे लीज पे लेंगे। तो क्या होगा, लेजर को यहाँ पे रिस्क ऑफ ऑब्सोलेस्केंस बेयर करना पड़ सकता है। प्राइस लेवल चेंज, अगर इन्फ्लेशन का केस हुआ और एसेट्स का प्राइस राइज हो गया तो क्या होगा, रेंट का अमाउंट तो फिक्स है, जो उन्हें मिलने वाला है वो तो पहले से ही अग्रीमेंट में लिखा है वही मिलेगा, तो क्या होगा, उन्हें ये लॉस बेयर करना पड़ सकता है लेजर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लीज के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, किसके लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, और इसके लिए इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए, कवर अप करने के लिए भी लॉन्ग टाइम की नीड होती है। ओके, लेजर को बहुत टाइम तक उनके लिए वेट करना पड़ता है कि कब ये रिकवर हो। ओके, तो ये तो हो गई सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग। तो मैं सिर्फ आज आपको 2 तरह की लीज करवाऊंगी बेस्ड ऑन नेचर, क्योंकि बहुत सारी हैं तो मैं आपको सेकेंड क्लास में इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कवर अप करवा दूंगी। ओके, तो चलिए 2 को देखते हैं, इसे ही क्लियरली समझते हैं क्योंकि ये दोनों मेन है। ओके, चलिए ऑपरेटिंग लीज, क्या होता है ऑपरेटिंग लीज? ऑपरेटिंग लीज क्या है, जो फाइनेंशियल लीज नहीं है। 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज। ओके, तो ऑपरेटिंग लीज क्या है, जो फाइनेंशियल लीज नहीं है, वही तो ऑपरेटिंग लीज होते हैं। ओके, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज में लीज की जो टर्म होती है वो एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ से बहुत कम होती है। ओके, जैसे कि 5 साल हो गए या उससे कम हो गए। ओके, तो ये कौन सेट करता है, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ओके, IAS 17 में ऑपरेटिंग लीज के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, तो ये क्या होता है ऑपरेटिंग लीज? ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहती है। ओके, लीज की जो टाइम पीरियड रहती है बहुत कम टाइम के लिए रहती है, जैसे कि 5 साल हो गए या फिर उससे कम हो गए,
और इसलिए जो लेसर रहते हैं वो एसेट्स को परचेस करने में जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो एक बार के लीज रेंट में कवर नहीं होती, वो रिकवर नहीं कर सकते एक बार की जो लीज रेंट से। ओके, लेजर कवर अप नहीं कर पाते अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, इसलिए इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए लेजर को बार बार उस पर्टिकुलर एसेट्स को लीज पर देना होता है। ओके, अगर अलग अलग लीजी को लीज पर देना होता है अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। ओके, ऑपरेटिंग लीज में जो एसेट्स की मेंटेनेंस या फिर रिपेयर का जो कॉस्ट होता है, ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, एसेट्स की मेंटेनेंस या फिर रिपेयर का जो कॉस्ट होता है उसे लेजर को ही बेयर करना पड़ता है। क्यों बेयर करना पड़ता है? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसमें शॉर्ट पीरियड की लीज दी जाती है और जनरली क्या होता है, जो लीजी रहते हैं इस कॉस्ट को बेयर नहीं करना चाहते क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ओके, इसमें लेजी को एसेट्स या इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें कोई रिस्क होता है तो लेजर को ही बेयर करना पड़ता है, और अगर कोई एसेट्स में बेनिफिट या कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो भी वो लेजर को ही मिलता है। ओके, और यही रीज़न है कि टाइटल ऑफ ओनरशिप लेजर के पास रहता है, इसे सर्विस लीज भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, वेट लीज और ड्राई लीज। क्या है वेट लीज? अगर जो ओनरशिप के साथ रिस्क और रिवॉर्ड रहता है वो लेसर के पास रहता है तो उसे क्या कहते हैं, वेट लीज कहते हैं। और अगर लेजी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या होता है, उसे हम ड्राई लीज कहते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, सर्विस लीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस लीज भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो लीज को टर्मिनेट भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, जो लेजर और लेसी है इनके पास उन्हें एक नोटिस प्रोवाइड करनी होती है, उनके पास नोटिस प्रोवाइड करने की एक राइट होती है जिससे कि वो लीज एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई ऑपरेटिंग लीज जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। चलिए अब हम देखेंगे फाइनेंशियल लीज। क्या है फाइनेंशियल लीज? फाइनेंशियल लीज बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके, इसे लॉन्गर टर्म लीज कहते हैं। ओके, ये नॉन कैंसिलेबल लीज होती है। ओके, चलिए फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। इसमें जो लेजर और लीजी होते हैं उनकी एग्रीमेंट की जो प्राइमरी लीज की टाइम पीरियड है उसमें लीजी या लेजर को लीज के एग्रीमेंट को वो तोड़ नहीं सकते, उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये नॉन कैंसिलेबल होता है। मतलब जो प्राइमरी लीज पीरियड होता है वो लीज होने वाले एसेट के पूरे इकोनॉमिक लाइफ तक चलता रहेगा, कोई इस अरेंजमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, फाइनल रिलीज में दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी पीरियड, तो ये टाइम पीरियड नॉन कैंसिलेबल होते हैं और लेजर अपना सारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इसी टाइम पीरियड में रिकवर करते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी पीरियड, और इसमें जो प्राइमरी पीरियड से कम टाइम का होता है ये, और इसीलिए इसे पेपरकॉन रेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि एक बार यूज़ कर किया जा चुका है प्राइमरी पीरियड में लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होगा, बहुत ही कम रेंट मिलता है, इसीलिए इसे पेपरकॉन रेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल लीज के लिए देख लीजिए, जो टर्म होती है लीज की एटलीस्ट 75% की एस्टिमेट इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए एसेट्स की, या फिर उसके इक्विपमेंट की 75% एस्टिमेट लाइफ होनी चाहिए जो लीज की टर्म है। ओके, टाइम पीरियड है वो 75% की होनी चाहिए, और जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज पेमेंट की वो एटलीस्ट 90% होनी चाहिए एसेट्स की वैल्यू की। ओके, तो इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, रिस्क और बेनिफिट दोनों किनको मिलते हैं, लेजी को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, इसीलिए लेजी को ही रिस्क भी अगर कुछ होगा तो उन्हें ही कवर करना पड़ेगा, और अगर कुछ रिवॉर्ड या प्रॉफिट या बेनिफिट मिले उससे, उस एसेट से, तो वो भी लेजी को ही मिलेगा। पर ओनरशिप टाइटल किसके पास रहता है, लेजर के पास रहता है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ओनरशिप टाइटल किनके पास रहता है, ओनरशिप टाइटल रहता है लेजर के पास। ओके, क्योंकि असली मालिक तो वही होते हैं। ओके, लेजी को ही एसेट्स की
मेंटेनेंस का खर्च भी उठाना पड़ता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि रिस्क बेयर करना पड़ता है, अगर कुछ एसेट से रिलेटेड हो तो मेंटेनेंस का खर्च भी उन्हें उठाना पड़ता है, और अगर प्रॉफिट कुछ बेनिफिट हुई ओके तो वो भी किनको मिलेगा, लीजी को ही मिलेगा। तो आज हम 2 तरह के कर चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी टाइप्स है बाकी बचे हुए डायरेक्ट लीज, सेल और लीज बैक, लेवरेज लीज और भी 1-2 हैं, तो मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।